हेलो गाइस, मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 17025 2017 वर्जन। ये स्टैंडर्ड आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप लोगों का NABL एक्रेडिटेशन होगा। ठीक है, NABL जो आपको एक्रेडिटेशन देता है वो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडिट की जाती है। इस स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हैं लैब में या नहीं, वो चेक की जाती हैं और फिर NABL आप लोगों को एक्रेडिटेशन देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का नाम क्या है? ISO 17025 17025 हिंदी में बोलेंगे तो, और उसका वर्जन है 2017, मतलब 2017 में ये वर्जन लेटेस्ट निकला था। उसके बाद अभी कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं आया है। इसका टाइटल क्या है? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। हम लोगों का लेबोरेटरी कौन सा है? टेस्टिंग लेबोरेटरी। ठीक है, तो हम लोग आएंगे टेस्टिंग लेबोरेटरी में। तो इसका मतलब ये होगा, इस स्टैंडर्ड में जहाँ जहाँ पे भी क्लॉजेस में कैलिब्रेशन चीज़ें लिखी हैं वो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी आपको ये स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया। सो क्वेश्चन ये है, स्टैंडर्ड किसके लिए यूज़ होता है? लेबोरेटरीज की गाइडलाइन है ये स्टैंडर्ड, जिन गाइडलाइन को चेक किया जाता है NABL के असेसर्स के द्वारा, और फिर हमें NABL असेसमेंट मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सीधा स्टैंडर्ड से ही ट्रेनिंग देने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा होगा, तो मैं आपको 2-4 अलग अलग सेगमेंट्स में क्लॉजेस वाइज जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जितना इजी वे में हो सकता है मैं समझाऊँ, बिना कोई वेरी हाई फाई इंग्लिश के। कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में और कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है जी, बेस्ड ऑन द माई एक्सपीरियंस, आप लोगों को जो क्लॉजेस याद रखने हैं, जिन क्लॉजेस के लिए आपको जाना है, वो क्लॉजेस मेनली होते हैं टोटल 5 क्लॉजेस। टोटली देखिए ISO 17025 के कंटेंट में जाएंगे तो आपको टोटल 8 क्लॉजेस दिखते हैं। ठीक है, 8 क्लॉजेस के अंदर जो इनिशियल क्लॉज होते हैं, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस और टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये तीनों जो क्लोज हैं वो क्लोज आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे गए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि 17025 का क्या स्कोप है, कौन कौन से रेफरेंसेस लिए गए हैं और कौन कौन सी यहाँ पे टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज़ होती हैं, उन सारी टर्म्स एंड डेफिनेशन को लिखा गया है। ठीक है, हमारे लिए जो मेन काम आने वाले क्लॉजेस होंगे वो क्लॉजेस होंगे क्लॉज नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल मिला के 8 क्लॉजेस जो होते हैं वो 8 क्लॉज हम लोगों के लिए यूज़ होंगे। ठीक है जी, जो 8 क्लॉज हैं उनमें से जो चौथा क्लॉज है वो है जनरल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जनरल रिक्वायरमेंट के अंदर आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ आएंगी, जो कि है आपका इम्पार्शलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कि लोग कितने इम्पार्शियल और कॉन्फिडेंशियल हैं। पांचवा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पांचवा जो क्लॉज है वो है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपने आपकी लेबोरेटरी में किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कैसे उसमें डाली हैं। लीगल आइडेंटिटी हो गई, पर्सनल हो गए, इक्विपमेंट हो गया, आपके CRMs वगैरह हो गए, तो ये सारी डिटेल इन जनरल इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद में रिसोर्स रिक्वायरमेंट आती है। जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट में ये आ जाता है कि आपने एक बार पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लीगल ले लिया, जगह ले ली, तो बाद में आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में अलग आपकी जो नेक्स्ट आता है क्लॉज नंबर 7, जिसको बोलते हैं प्रोसेस रिक्वायरमेंट। अभी आपने लैब लगा दी, लैब का सेटअप कंप्लीट हो गया है, पर्सनल काम करने वाले आ गए हैं, फैसिलिटीज़ हो चुकी है, इक्विपमेंट आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, बट आप किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, वो डेफिनेशन जो लिखी गई हैं वो हैं प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, और ये सारी रिक्वायरमेंट जब हो जाती हैं, आपने पूरे प्रोसेस भी डिफाइन कर दिए, SOPs डिफाइन कर दी और आपने काम चालू कर दिया, तो काम चालू करने के बाद में उसको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो उनको चेक करने के लिए और उस सारे काम को सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मैनेजमेंट सिस्टम की। और वो मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट जो लिखी गई हैं वो कहाँ लिखी गई हैं? क्लॉज नंबर 8 में। तो मैनेजमेंट सिस्टम में वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट मेंटेन होंगे, डॉक्यूमेंट को कौन कंट्रोल करेगा और उनके रिकॉर्ड को कौन कंट्रोल करेगा,
कहीं नॉन कन्फर्मिटी आ गई तो कौन उसको एड्रेस करेगा, उसके करेक्टिव, उसके लिए रिस्क अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें और इंटरनल ऑडिट और एमआरएम जो मेजर पॉइंट होते हैं, ये सभी क्लॉजेस यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी इनिशियली आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब जब आगे जाएंगे आपको, तो इन पेजेस के लिए कोई ज़्यादा आपको डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ जो आपको समझने जैसी है वो ये याद रखिएगा कि जहाँ पर भी शेल रिक्वायरमेंट आती है उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये सभी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना ही है। ठीक है जी। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट कहीं लिखी है गई कि शेल रिक्वायरमेंट है तो वो आपको फुलफ़िल करना है। मे, कैन, ये सारी चीज़ें जो होती है, और शुड, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं। ठीक है। तो अगर मैं कभी भी कोई ऑडिट के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करूँगा इस वीडियो को, और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लॉज नंबर 4.12 और क्लॉज नंबर 5। तो अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे क्लॉज 4.0, क्लॉज 5.0। इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ISO 17025 समझना बहुत ही ईजी है, आप लोगों के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना भी ईजी है, और इन वीडियोस के थ्रू आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू।